जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BPCG 172 युवा जेंडर एवं पहचान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें ये हमारी पहली क्लास है। इसके बाद आपकी और भी क्लासेस आएंगी, जिनको आप जरूर देखिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट का गैस पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको गूगल पे आना है और यहाँ पर आपको shop.hindustan.com सर्च करना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहां पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपके जो भी अदर पेपर कोड या फिर BPCG जैसे सर्च करना चाहें तो BPCG 172 जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए हमारा गैस पेपर हिंदी में आ चुका है। इसी तरह आपके कोई अदर पेपर कोर्स हैं तो यहाँ पर आप लोग सिंपली यहाँ से जो है परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है सिंपली आपको व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करना है, आप व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां से आप लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, युवाओं की पहचान के विकास पर शैक्षिक संस्थाओं के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। यानी कि युवाओं के पहचान के विकास में शैक्षिक संस्थानों की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कोई भी प्रश्न लिखिए, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आपको देना होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग लिख सकते हैं, युवावस्था एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से बहुत तेजी से बदलता है। इस समय व्यक्ति अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, यानी वह कौन है, उसे क्या पसंद है, वह समाज में क्या स्थान पाना चाहता है आदि। इस पहचान के निर्माण में कई कारक भूमिका निभाते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होती है शैक्षिक संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। यानी कि जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति बड़ा होता है तो वो सोचता है कि समाज में वो अपनी पहचान बनाए, उसे क्या पसंद है और उसे समाज में जो है ऊंचा ओहदा मिले, मतलब कि ऊंचा स्थान मिले, लोग उसको अच्छा समझे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे शैक्षिक संस्थाएं क्या होती हैं। तो शैक्षिक संस्थाएं वे स्थान हैं जहां बच्चों और युवाओं को औपचारिक शिक्षा दी जाती है। इनमें स्कूल हो सकते हैं, कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान आदि आते हैं। इन स्थानों पर छात्र केवल विषयों की जानकारी नहीं प्राप्त करते, बल्कि जीवन में जीने के तरीके, सोचने की क्षमता और सामाजिक व्यवहार कैसा होगा ये भी सीखते हैं। क्योंकि देखिए कॉलेज से ही हमको पता चलता है कि हमारे सोचने की क्षमता कैसे बढ़ेगी और हमारा समाज के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये सब चीजें हमें टीचर्स यानी कि जो है अध्यापक सिखाते हैं। इसके बाद आती दूसरी हेडिंग, युवाओं की पहचान पर शैक्षिक संस्थाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ज्ञान और सोच विकसित करना। सबसे पहले कॉलेज क्या करता है, जो कॉलेज होता है यानी कि विश्वविद्यालय होता है, वो ज्ञान और सोच को विकसित करने में सहायता करता है। शैक्षिक संस्थाएं युवाओं को विभिन्न विषयों पर ज्ञान देती हैं। यह ज्ञान न केवल उनकी समझ को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें यह सोचने में मदद करता है कि वे किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए कोई छात्र विज्ञान पढ़ते पढ़ते यह जान पाता है कि वह डॉक्टर बनना चाहता है, तो किसी को संगीत या कला में रुचि मिलती है। यह पहचान उनके भविष्य की दिशा तय करती है। इसके बाद है मूल्य और नैतिकता की शिक्षा। तो विद्यालयों और कॉलेज में नैतिक शिक्षा, सह अस्तित्व, ईमानदारी, समय पालन, सहयोग आदि जैसे गुण सिखाए जाते हैं। ये मूल्य युवाओं की पहचान का आधार बनते हैं। वे समझने लगते हैं कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। यानी कि विश्वविद्यालय से ही हमको मूल्य और नैतिकता की शिक्षा मिलती है। इसके बाद है सामाजिक संबंध और समूह प्रभाव। शैक्षिक संस्थानों में युवा अपने जैसे अन्य युवाओं से मिलते हैं, उनके साथ बातचीत, दोस्ती, सहयोग और प्रतिस्पर्धा होती है। यह अनुभव उन्हें समाज को समझने, अपनी भूमिका को पहचानने और स्वयं को एक समूह का हिस्सा बनाने में मदद करता है। यह सामाजिक अनुभव उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उनकी पहचान को मजबूती देता है। इसके बाद है शिक्षकों का मार्गदर्शन। तो शिक्षक युवाओं के आदर्श बनते हैं। एक अच्छा शिक्षक न केवल पढ़ाता है, बल्कि छात्रों को प्रेरणा यानी कि मोटिवेट भी करता है और सही और गलत में फर्क समझाता है और कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। शिक्षक का प्रभाव बहुत गहरा होता है और वह युवा के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए जो शिक्षक होता है वो आप मान लीजिए उसके अनुसार ही पूरा जीवन, जो जैसा शिक्षक आपको छोटी क्लास में 12 तक जो भी पढ़ाता है वो आगे चलकर आपके काम आता है, और जो भी आपको शिक्षा देता है वो भी आगे चलकर आपके जीवन में काम आती है।
इसके बाद है रुचियों और प्रतिभाओं को पहचानने का अवसर। शैक्षिक संस्थाएं युवाओं को कई प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने का मौका देती है, जैसे खेल, संगीत, नाटक, चित्रकला, लेखन आदि। इससे युवाओं को अपनी छुपी हुई प्रतिभा पहचानने और उसे विकसित करने का अवसर मिलता है। जब कोई युवा अपनी रुचियों को पहचानता है तो वह अपने भविष्य को लेकर अधिक स्पष्ट और आत्मनिर्भर हो जाता है। इसके बाद कैरियर और भविष्य की दिशा। स्कूल और कॉलेज युवाओं को कैरियर संबंधी जानकारी देते हैं, यानी कि उनको आगे चलकर क्या करना है। कैरियर काउंसलिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से युवाओं को अपने भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। इससे वे यह तय कर पाते हैं कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब इसमें हम लोग निष्कर्ष दे सकते हैं। निष्कर्ष होता क्या है, आपने जो भी ऊपर लिखा है उनसे 2-3 लाइनें आपको बनानी है और यहाँ पर लिख देनी है। अतः यह स्पष्ट होता है कि शैक्षिक संस्थाएं युवाओं की पहचान के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। वे केवल किताबों का ज्ञान नहीं देती बल्कि जीवन के हर पहलू से परिचय कराती हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से युवा न केवल अपने भविष्य की योजना बनाते हैं बल्कि एक जिम्मेदार, नैतिक और जागरूक नागरिक भी बनते हैं। इससे समाज में शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका को सशक्त बनाना और युवाओं को एक सकारात्मक, सहायक और प्रेरणादायक वातावरण देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे अपनी पहचान को सही दिशा में विकसित कर सकें। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, किशोरावस्था के समय होने वाले संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर जो किशोरावस्था के समय संवेग आपके सबसे ज्यादा जो है बच्चों में आते हैं, युवाओं में आते हैं, और उनमें सामाजिक विकास कैसे होता है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो किशोरावस्था मतलब कि टीन एज जो आपकी होती है, जीवन का एक ऐसा समय होता है जब बच्चा धीरे धीरे बालपन से बाहर निकलकर एक वयस्क की ओर बढ़ता है। यह उम्र लगभग 12 से 18 वर्ष के बीच मानी जाती है। इस समय शरीर में तेजी से शारीरिक बदलाव होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ संवेगात्मक, इमोशनल और सामाजिक यानी कि सोशल विकास भी बहुत गहराई से होता है। किशोरों की सोच, भावना, व्यवहार और समाज के प्रति नजरिया इस समय बदल जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं संवेगात्मक विकास क्या होता है। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है भावनाओं को महसूस करना, समझना, उन पर नियंत्रण रखना। किशोरावस्था में भावनाएं बहुत तीव्र और बदलती हैं। तो यहाँ पर भावनाओं की तीव्रता, इस उम्र में बच्चे छोटी छोटी बातों पर बहुत खुश या बहुत दुखी हो जाते हैं। कभी कभी गुस्सा जल्दी आ जाता है, कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। यह सब हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। यानी कि संवेगात्मक विकास में क्या होता है, भावनाओं की तीव्रता, यानी कि इस उम्र में क्या होते हैं, बच्चे छोटी छोटी बातों में लड़ाई कर लेते हैं या फिर खुश हो जाते हैं, या फिर छोटी छोटी बातों में दुख हो जाते हैं, और कभी कभी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या कभी अकेलापन महसूस करते हैं। ये सब किस कारण होता है, ये सब हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। इसके बाद आती है स्वतंत्रता की भावना। किशोर यह महसूस करने लगते हैं कि वे अब बच्चे नहीं रहे, वे अपनी आजादी चाहते हैं, जैसे खुद निर्णय लेना, अपनी चीजें खुद संभालना आदि। लेकिन जब परिवार उनकी बात नहीं मानता है तो वे चिड़चिड़े या गुस्सैल हो सकते हैं। इसके बाद पहचान की तलाश। किशोर यह सोचने लगते हैं कि मैं कौन हूं। वे अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं कलाकार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं लोकप्रिय हूं आदि। यह पहचान बनाना ही आत्म स्वीकृति का हिस्सा है। इसके बाद है भावनात्मक अस्थिरता। तो कभी खुशी, कभी उदासी, कभी क्रोध। किशोरों की भावनाएं अक्सर बदलती रहती हैं। यह अस्थिरता कभी कभी माता पिता और शिक्षकों के लिए चिंता का कारण बनती है। इसके बाद सहानुभूति और नैतिकता। इस उम्र में किशोर दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं और वे जानने लगते हैं किसी को दुख कैसे होता है और किसी की मदद क्यों करनी चाहिए। यह भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर सामाजिक विकास में, सामाजिक विकास का मतलब है दूसरों के साथ संबंध बनाना, समाज में रहना सीखना और सामाजिक नियमों को समझना। किशोरावस्था में यह विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला है मित्रों का प्रभाव। तो किशोरों के लिए उनके दोस्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अपने माता पिता से ज्यादा समय दोस्तों के साथ बिताना चाहते हैं। उनके व्यवहार, बोलचाल, पहनावा सब पर दोस्तों का असर दिखने लगता है। इसके बाद समूह में शामिल होने की इच्छा। तो यहाँ पर क्या होता है, किशोर खुद को किसी समूह का हिस्सा बनाने चाहते हैं, जैसे खेल टीम, संगीत क्लब, ऑनलाइन ग्रुप आदि। इससे इन्हें लगता है कि वे अकेले नहीं है और उन्हें कोई समझता है। सामाजिक पहचान, जैसे जैसे किशोर बड़े होते हैं वे समझने लगते हैं कि उन्हें समाज उन्हें कैसे देखता है। वे अपनी सामाजिक पहचान को लेकर जागरूक हो जाते हैं, जैसे जाति, धर्म, वर्ग, लिंग आदि की पहचान। इसके बाद है स्वतंत्र सामाजिक संबंध।
तो इस उम्र में क्या होता है, किशोर माता पिता की तुलना में अपने दोस्तों, शिक्षकों और समाज के अन्य लोगों से खुद संबंध बनाते हैं। वे अपनी सोच खुद तय करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है सामाजिक जिम्मेदारियों की समझ। तो किशोर यह समझने लगते हैं कि समाज में उनका क्या स्थान है और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और वे क्या जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। जैसे स्कूल के नियमों का पालन करना, दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से व्यवहार करना इत्यादि। निष्कर्ष में क्या करना है, ऊपर जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसका आपको सार निष्कर्ष में लिख देना है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, किशोरावस्था जीवन का एक संवेदनशील महत्वपूर्ण दौर होता है। इस समय न केवल शरीर में बदलाव आते हैं बल्कि किशोरों की भावनाओं और सामाजिक व्यवहार भी काफी बदलता है। वे अपने जीवन, संबंधों और समाज को एक नई दृष्टि से देखना चाहते हैं। माता पिता, शिक्षक, समाज का यह कर्तव्य है कि वे किशोरों को एक सकारात्मक, समझदार और सहायक वातावरण दें ताकि उनका संवेगात्मक और सामाजिक विकास संतुलित ढंग से हो सके। ऐसा करने से वे एक मजबूत, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, बच्चों के विकास में परिवार के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। यानी कि बच्चों के विकास में परिवार की क्या भूमिका है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे समाज का भविष्य होते हैं। उनके संपूर्ण विकास में सबसे पहली और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परिवार। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका पहला संपर्क अपने परिवार से होता है। वह सबसे पहले माता पिता, दादा दादी, भाई बहनों और अन्य परिजनों के साथ रहकर दुनिया को समझना शुरू करता है। इसलिए बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक और नैतिक विकास में परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखेंगे परिवार क्या है। तो परिवार एक सामाजिक इकाई है जिसमें माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची आदि शामिल होते हैं। वह स्थान जहां बच्चों को सबसे पहले प्यार, सुरक्षा और संस्कार मिलते हैं वही परिवार कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले बच्चों के विकास में परिवार का योगदान कैसे होता है। सबसे पहले शारीरिक विकास में योगदान। परिवार बच्चे का जो है पोषण, देखभाल ये सब करते हैं। माता पिता बच्चों को समय पर खाना देते हैं, साफ सफाई करते हैं, टीकाकरण करवाते हैं और उन्हें जो है आराम करने के लिए बिस्तर देते हैं। यदि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो वह अन्य क्षेत्रों में भी अच्छी तरह विकास कर पाएगा। दूसरा है मानसिक विकास में भूमिका। परिवार बच्चों को बात करने, सोचने की क्षमता, समस्याओं को हल करना और भाषा का प्रयोग करना सिखाते हैं जिससे वो आगे चलकर समाज में अच्छे से रह सकें। माता पिता जब बच्चों से संवाद करते हैं, उन्हें कहानियां सुनाते हैं, उनके सवालों के उत्तर देते हैं तो बच्चों को मस्तिष्क तेजी से विकास होता है। इसके बाद है संवेगात्मक मतलब कि भावनात्मक विकास। परिवार वह स्थान है जहां बच्चे को सबसे पहले प्यार, अपनापन और सुरक्षा मिलती है। जब बच्चा दुखी होता है तो माता पिता उसे समझाते हैं। इससे बच्चा भावनाओं को समझना और व्यक्त करना सीखता है। यदि परिवार का वातावरण प्रेमपूर्ण हो तो बच्चा आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत बनता है। इसके बाद है सामाजिक विकास में योगदान। तो परिवार ही बच्चे को सिखाता है कि समाज में कैसे रहना है, जैसे नम्रता, आदर, सहयोग, नियमों का पालन करना, भाई बहनों के साथ खेलते हुए वह दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करना सीखता है। यह अनुभव आगे चलकर उसे समाज में सामंजस्य बैठाने में मदद करता है। इसके बाद है नैतिक और सांस्कृतिक विकास। तो परिवार बच्चों को अच्छे बुरे का फर्क सिखाता है। माता पिता उन्हें ईमानदारी, दया, अनुशासन और जिम्मेदारी जैसे नैतिक मूल्य सिखाते हैं। इसके अलावा त्योहारों, रीति रिवाजों, कहानियों और परंपराओं के माध्यम से बच्चे को अपनी संस्कृति से जोड़ा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं परिवार के प्रकार। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार होता है जिसमें परिवार में चाचा चाची, पापा, दादा दादी सब मिलकर रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। इसके बाद होता है एकल परिवार जिसमें आपके माता पिता और आपके भाई बहन होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एकल परिवार। इसमें होता क्या है, लेकिन कभी कभी माता पिता के पास समय की कमी होती है तो यहाँ पर क्या होता है, इससे बच्चे को जो है एकल परिवार में ये समस्या होती है। कभी कभी माता पिता मान लीजिए घर पर नहीं है तो यहाँ पर बच्चे को अकेलापन महसूस हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं परिवार का नकारात्मक प्रभाव। तो परिवार का नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता है, यदि परिवार में झगड़े होते हैं, तनाव रहता है या माता पिता बच्चों को समय नहीं देते हैं तो इसका नकारात्मक असर बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर पड़ता है। बच्चे चुपचाप, डरपोक या आक्रामक हो सकते हैं। निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष, बच्चे के जीवन की नींव परिवार में ही रखी जाती है। परिवार ही बच्चों को वह आधार देता है जिस पर उनका पूरा व्यक्तित्व खड़ा होता है।
एक प्रेमपूर्ण, समझदार और सहयोगी परिवार न केवल बच्चे को अच्छा इंसान बनाता है, बल्कि उसे समाज में सफलता पाने योग्य भी बनाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हर परिवार अपने बच्चे को प्यार, मार्गदर्शन और सही वातावरण दे, ताकि वे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और नैतिक रूप से एक बेहतर इंसान बन सके। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को कवर किया है। इसके बाद आगे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आप क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, एंड जो है वीडियो को लाइक भी कर देना है। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।